हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 14 अप्रैल 2021 यानी आज की तारीख के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है नौरा अल-मतरौशी। तो डिस्कस करेंगे क्यों है ये न्यूज़ के अंदर। उसके बाद थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। थर्ड आर्टिकल में बात करने वाले हैं ओमगोत रिवर के बारे में। फोर्थ आर्टिकल में लीलावती अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ आर्टिकल में लॉस्ट गोल्डन सिटी इन इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही दिनों से ये न्यूज़ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिक्स्थ आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील क्या है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। उसके बाद सेवेंथ आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, देखो बहुत सारी स्टडी पब्लिश हुई हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। एट दी लास्ट हम बात करेंगे इटालियन मैरीन केस के बारे में। तो ये मैरीन केस काफ़ी पुराना है, लगभग 9 साल पहले से केस चल रहा है। अब यहाँ पर क्यों न्यूज़ के अंदर ये वापस आ गया है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, क्योंकि जो डेली बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्रीड और इंस्टीट्यूटिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। भारत ने हाल ही में एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर के ऊपर। तो वो कौन सी कंट्री आप लोगों को बताना है। इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था, तो आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। वो कौन सी कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, यूके या फिर नीदरलैंड। नाउ अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। अब इस आर्टिकल में बात करी गई है दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो जो फीमेल हैं, जो लेडी में यहाँ पे आप देख पाओगे लेडी हैं, इनका नाम है नौरा अल-मतरौशी। बेसिकली हुआ क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने 2 एस्ट्रोनॉट का नाम अनाउंस कर लिया है अपनी कंट्री से कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट आने वाले टाइम पे जो स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करेगा यूएई, उस स्पेस प्रोग्राम के लिए ये जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये 2 नाम अनाउंस करे गए हैं बाय द यूएई। तो उसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को पोस्ट किया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेम्स 2 न्यू एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग वेमेन। तो उस वेमेन का नाम है नौरा अल-मतरौशी। इसको याद रखना, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके साथ जो फीमेल जा रहे हैं, फीमेल का नाम अनाउंस किया गया है, वो है मोहम्मद अल मुल्ला। ओके नाउ अब देखो, अभी यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है इन दोनों के नाम को। नाउ अब क्या होगा, अब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इनको भेजा जाएगा नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में, जो कि टेक्सास के हॉस्टन में लोकेटेड है, यानी यूएस के अंदर देखने को मिलेगा। वहाँ पर पहले इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, देन उसके बाद मिशन पर भेजा जाएगा। जैसे ही ये मिशन ख़त्म होता है, सक्सेसफुली निपटता है, उसके बाद जो ये लेडी हैं नौरा अल-मतरौशी, ये पहली फर्स्ट अरब विमेन बन जाएंगी स्पेस के अंदर जो कि ट्रैवल करके आएंगी। ओके नाउ यूएई के स्पेस प्रोग्राम के अगर हम बारे में बात करें तो अभी हाल ही में भी फरवरी 2021 की बात है, यानी इसी साल की बात है, यूएई ने अपना जो होप मिशन है वो पूरा किया था। उसके बाद साल 2024 के लिए यूएई ने अपना एक टारगेट सेट कर लिया है। वो क्या टारगेट है कि देखो, मून पर अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। उसके बाद 2117 तक यहाँ पे एक और एम्बिशियस गोल सेट किया है यूएई ने। वो क्या गोल है कि देखो, मार्स के ऊपर यूएई एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने वाला है, उसके ऊपर यहाँ पे सारी चर्चा करी गई है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हो डेवलपमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है यूएई। उसके साथ साथ अब देखो, यहाँ पे तो जो न्यूज़ थी हमने उसको परफेक्टली कवर कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है कि देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि स्पेस को ट्रैवल करके आई हैं, तो उनके बारे में भी जानना आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में आप देख पाओगे, बोला गया है अनाउशह रायसैन के बारे में। तो ये एक ईरानियन अमेरिकन
टेली कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योर हैं और मिलियनेयर भी हैं एक, और ये पहली मुस्लिम वीमेन बन चुकी थी और पहली ईरान की वीमेन भी बन चुकी थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है। उसके बाद साल 2019 में हज अल मंसूरी ये यूएई के पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके थे जो कि स्पेस में ट्रैवल करके आए। तो आप इनका नाम एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो ताकि आपसे कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया क्या है न्यूज़ के अंदर। अब क्वेश्चन ये बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द यूएई फर्स्ट वेमेन एस्ट्रोनॉट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है डेफिनेटली। तो आपको बताना है कौन सी पहली यूएई की फर्स्ट वेमेन एस्ट्रोनॉट को आइडेंटिफाई किया गया है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर है सी, नौरा अलमतरौशी। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में बात करा गया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पाओगे एंटार्क्टिका है, ऊपर इसके साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका के नीचे यहाँ पे एंटार्क्टिका देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर आपको ये थ्वाइट्स ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है, ये जो ग्लेशियर है देखो ये ग्लेशियर पिघल रहा है। अब बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, कहाँ के रिसर्चर्स हैं, स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग के ये रिसर्चर्स। इन्होंने बोला कि देखो इस ग्लेशियर से काफ़ी ज़्यादा डर है और ग्लेशियर काफ़ी फोर्स परफॉर्म कर रहा है आज के टाइम पे। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियसली, यानी पहले के कंपैरिजन में बात करें तो आज सिचुएशन इस ग्लेशियर की हो चुकी है काफ़ी ख़राब। क्यों? क्योंकि इसके जो अंडरनीथ यानी इस ग्लेशियर के जो नीचे पानी बह रहा है वो थोड़ा सा वार्म वाटर है, गर्म पानी है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है। नाउ आप देख पाओगे ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल्स देखने को मिला था कि जो न्यू फाइंडिंग्स देखने को मिली हैं अबाउट द एंटार्क्टिका डूम्सडे ग्लेशियर। याद रखना इस ग्लेशियर को, थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों का नाम इस्तेमाल करके, तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। नाउ अगर हम बात करें इस ग्लेशियर की तो ये ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा ये। और जो इसका एरिया है, जो इसका साइज़ है वो है 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा एक विशाल साइज़ का ग्लेशियर है और इसके अंदर इतना दम है, इसके अंदर इतना पानी है कि अगर ये पिघल जाए तो दुनिया भर का जो सी लेवल है उसमें 0.5 मीटर राइज कर सकता है, यानी 0.5 मीटर से उसके अंदर पानी बढ़ सकता है। नाउ अब दुनिया भर में जो समुद्र है उसके अंदर पानी बढ़ जाएगा 0.5 मीटर से, तो समुद्र के किनारे वाली जो जगह हैं वो आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा खतरे में। तो आप समझ सकते हो इस ग्लेशियर से काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। नाउ अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है पहली बात तो, और ये आप कह सकते हो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट कर चुका है 4% टू द ग्लोबल लेवल सी राइज। यानी कि जो पूरे दुनिया के अंदर जो समुद्र का लेवल है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है 4%, यानी 4% तक ये हर साल ग्लोबल सी लेवल को बढ़ाता है अपने ग्लेशियर। मतलब ये ग्लेशियर पिघल कर 4% तक ये सी लेवल को इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर ये बताया गया। और उसके साथ साथ ये भी बोला गया है देखो इस ग्लेशियर से है बहुत डर आज के टाइम पर, क्योंकि साल 2000 आप कह सकते हो 200 साल से लेकर 900 साल के बीच में ये ग्लेशियर कभी भी हो सकता है कोलैप्स। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, मतलब कि 700 साल का गैप दे रखा है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है और इससे दुनिया भर में हाहाकार मच सकता है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है इसको हम लोग डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ओके, नाउ अब उठता है एक और क्वेश्चन क्या है, आपको थ्वाइट्स ग्लेशियर से रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो जो यूपीएससी है ना वो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे, बताओ करेक्ट कौन सा है, और ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। आप चाहे प्रीलिम्स का पेपर उठा के किसी भी साल का उठा के देख लो, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे और जो ऑप्शन है वो भी ऐसे देखने को मिलेंगे, 1 ओनली 2 ओनली, मतलब कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट वाले। तो हम लोग डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें थ्वाइट्स ग्लेशियर से 2 स्टेटमेंट कौन से सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ग्लेशियर है ये 120 किलोमीटर चौड़ा है, बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था इसके बारे में, एक बहुत ही बड़ा साइज़ का ये ग्लेशियर है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो थ्वाइट्स है ये ग्लेशियर ये कंट्रीब्यूट करता है 4% टू द ग्लोबल सी लेवल राइज ईच ईयर, ये भी बिल्कुल सही है, भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो दोनों पॉइंट सही है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होता है सी, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ बात करी गई है उमगोत रिवर के बारे में। तो बेसिकली देखो ये इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर बोला जाता है इसको। देखो बिल्कुल शीशे की तरह आपको देखने को मिलेगी, आप आर पार जो नदी के नीचे जो भी है वो आराम से देख सकते हो, इतना साफ़ पानी है यहाँ का। ये जो इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है ये आपको देखने को मिलेगी मेघालय में। अब यहाँ पे करा क्या जा रहा है, इस रिवर के ऊपर डैम लगाने की कोशिश करी जा रही है, बांध बनाने की कोशिश करी जा रही है, प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं।
ठीक है, 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करी जा रही है। तो आप देख पाओगे ये द हिंदू के अंदर आया था कि जो रेसिडेंट्स हैं यानी मेघालय गांव के जो आसपास, आप देख पाओगे उस नदी के जो आसपास वाले लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लगभग वो आप कह सकते हो अपोज कर रहे हैं इस स्टेप को कि यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस रिवर के ऊपर डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनसे, इस रिवर से उन लोगों की रोज़ी रोटी काफ़ी हद तक कमती है। तो अगर डैम लग जाएगा, बांध बन जाएगा, तो एक तो काफ़ी ज़्यादा एरिया सब्ज्यूम हो जाएगा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि इन लोगों की रोज़ी रोटी पे भी काफ़ी हद तक खतरा पहुंच जाएगा। नाउ अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस रिवर को लेकर, ठीक है। अब ये न्यूज़ के अंदर हमने देख लिया, यहाँ पे जो रिवर है उमगोत, ये बहती है दौकी के अंदर। आपको ध्यान रखना है दौकी कहाँ पर है, बेसिकली एक ये टाउन है। टाउन कहाँ पर है, मेघालय के अंदर जो वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक टाउन है, वहीं पे ये रिवर बहती हुई नज़र आती है। नाउ ये जो रिवर है ये एक नेचुरल बाउंड्री बना देती है किस किस के बीच में, बेसिकली दो हिल्स के बीच में। आपसे क्वेश्चन बन सकता है दो हिल्स के बीच में ये बाउंड्री बना देती है, वो कौन कौन सी है, एक तो जैंतिया हिल्स हो गई, दूसरी हो गई खासी हिल्स। नाउ ये जो रिवर है उमगोत रिवर के ऊपर एक दौकी ब्रिज भी बना हुआ है, यानी एक पुल बना हुआ है जिसको हम लोग सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, यानी कि जिसको लटका रखा है बस। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है मेघालय। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुआ है इस चीज़ को लेकर। क्यों हुआ है, क्योंकि जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर डैम लगे। वो मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का रीज़न क्या है। नाउ अब उठता है क्वेश्चन क्या है, ये जो उमगोत रिवर है इसको बोला जाता है इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर, सबसे साफ सुथरी रिवर बोला जाता है इसको। अब आपको बताना है ये कौन से राज्य में बहती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, जी हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मेघालय। ओके, कहाँ पर है मेघालय, मैंने भी आपको लोकेशन भी दिखा दिया इसका। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। यहाँ बात करी गई है लीलावती अवार्ड के बारे में। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, आपको मालूम होगा इनका नाम, ये है रमेश पोखरियाल निशंक साहब। इन्होंने प्रेजेंट किया है AICTE का, क्योंकि ये जो अवार्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया है AICTE के द्वारा। तो AICTE लीलावती अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया, जो वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है, यानी वेमेन को पावर की देता है एक तरीके से। आप देख पाओगे ये आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यानी PIB से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है PIB हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ये जो अवार्ड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जागरूकता फैलाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब अवार्ड देते हैं वेमेन को, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जागरूकता फैलाई जाए टुवर्ड्स दी सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और हाई अमंग वेमेन। तो इन सब चीज़ों के प्रति जो है एक जागरूकता फैलाई जाती है इस अवार्ड के प्रति। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, लीलावती अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है AICTE के द्वारा। AICTE को हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, नाउ ये जो अवार्ड है ये आप कह सकते हो काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ को कवर करता है, जैसे कि वेमेन की हेल्थ के ऊपर बात करता है, वेमेन की सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करता है, सैनिटेशन, लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल अवेयरनेस को भी लेकर बातचीत करता है। ओके, नाउ अब उठता है एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ यहाँ पे बात करी गई है लीलावती अवार्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये अवार्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया है UGC के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। नहीं, बिल्कुल गलत है, हमने अभी बात करी थी AICTE ने इसको एस्टेब्लिश किया है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो ये अवार्ड है ये कवर करता है मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ को। जी हाँ बिल्कुल सही है, हमने अभी बात करा था कि ये मल्टी डायमेंशनली वर्क करता है। तो फिर हमारा जो इसका आंसर है वो है सेकंड ओनली, यानी कि B इसका हो गया उत्तर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है लॉस्ट गोल्डन सिटी इन इजिप्ट के बारे में। तो देखो इजिप्ट ने अनाउंस किया है कि इन्होंने डिस्कवर कर लिया है लगभग 3000 साल पहले की एक सिटी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पिक्चर है ये एक तरीके से एक शहर देखा गया है छोटा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दीवारें बनी हुई हैं, अंदर इसके पॉटरीज वगैरह भी देखने को मिली हैं। तो ये 3000 साल पहले का है और ये फाउंड किया गया है इजिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था आर्टिकल और यहाँ पे बताया गया है ये जो 3000 साल पहले का ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी है ये देखने को मिला इजिप्ट के अंदर। नाउ इजिप्ट की बात करें तो इंडिया का मैप है यहाँ पर आप देख पाओगे, और इंडिया के मैप के कंपैरिजन में इजिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इजिप्ट अभी हाल ही में भी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है इजिप्ट का एक स्वेज कैनाल, उस स्वेज कैनाल में एक शिप अटक गया था, आपको ध्यान होगा। ओके, नाउ
अब बात करें यहाँ पे ये जो 3000 साल पहले का लॉस्ट गोल्डन सिटी है, ये बिलोंग करती है 18th डायनेस्टी के एरा से, जब टाइम चलता था किंग एमेनहोटेप थर्ड का यहाँ पे टाइम चलता था, जब ये रूल करते थे एंशिएंट इजिप्ट को। ठीक है, ये तब की बात हो रही है लगभग 1391 से लेकर 1353 बीसी की, यानी बिफोर क्राइस्ट की। ओके, तब की बात करी जा रही है। नाउ अगर हम बात करें जो ये सिटी फाउंड करी गई है, इस सिटी में देखने को मिला है काफ़ी सारी मिट्टी की ईंटें बनी हुई हैं, मिट्टी की ईंटों से घर बने हुए हैं छोटे छोटे, आर्ट क्राफ्ट्स में कुछ टूल्स मिले हैं। ठीक है, राजाओं से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। नाउ अब उठता है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 3000 साल पहले का एक लॉस्ट गोल्डन सिटी देखने को मिला है, 18th डायनेस्टी किंग से बिलोंग करता है। इसको कहाँ पर देखा गया है आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है ए, इजिप्ट के अंदर ये सिटी देखने को मिली है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ईरान ना आज के टाइम पर अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। एक तरीके से ईरान ने यूरेनियम के एनरिचमेंट को स्टार्ट कर दिया है। और ये यूरेनियम एनरिचमेंट कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो पावर प्लांट है बेसिकली ये नटान्स के अंदर है। यहाँ पे नटान्स पावर प्लांट है, इसके अंदर यहाँ पर ये एनरिचमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको ध्यान देना है, ये जो यूरेनियम है बेसिकली इससे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं, और वो बॉम्ब आपको पता होना चाहिए काफ़ी खतरनाक होता है, परमाणु बॉम्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये नटान्स ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पर ये लोग इसे यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ अब इस डील के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इसने बताया कि जो ईरान है उसने अपना एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स यहाँ पे देखने सेंट्रीफ्यूजिस दिखाए हैं। नाउ अगर हम बात करें ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, देखो जो प्रेसिडेंट है वहाँ के ईरान के इस समय हसन रूहानी, तो इन्होंने उद्घाटन किया अपने बेसिकली इन तीनों सेंट्रीफ्यूजिस का। ठीक है, ईरान के नटान्स यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर। और ये नटान्स प्लांट कहाँ पर है मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर जो है न्यूक्लियर आप कह सकते हो काम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, न्यूक्लियर का काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होगा, काफ़ी आप कह सकते हो ख़तरनाक साबित हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईरान का एक लेटेस्ट मूव है ये। और अब इस चीज़ को देखते हुए जो यूएसए है, यूएसए चाहता है कि ईरान से डील करी जाए कि ये ऐसा काम ना करें, क्योंकि देखो ऐसी डील हम लोग पहले कर चुके हैं। साल 2015 में जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने ऐसी डील करी थी ईरान के साथ जिसको हम लोग बोलते थे ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, कि ईरान जो है अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, और जो ईरान के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए होंगे उसको हटा दिए जाएंगे। नाउ हुआ क्या कि टाइम ख़त्म हो गया था बराक ओबामा का, और जो है फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, यूएसए को इस डील से निकाल दिया बाहर। उन्होंने बोला कि इस डील के अंदर यूएसए नहीं रहेगा, और जो है ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए। फिर उसके बाद आप देख पाओगे फिर से इलेक्शन हुए, अब जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन चाहते हैं कि वापस से इस डील के अंदर ईरान आ जाए, लेकिन आप देख पाओगे ईरान ने ऑलरेडी यूरेनियम का एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बारे में बात करी गई है। दो जो वेना है, वेना क्या है, ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल है, तो वहाँ पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जो यूएसए है वो ईरान के साथ में इस डील को ला सकता है। इस डील के अंदर अगर ईरान यूएसए आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आएंगी। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, नटान्स यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी जो है, ईरान के अंदर ये नटान्स यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बन सकता है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में। तो बेसिकली ये जो डॉल्फिन है आप कह सकते हो एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया, और उस एनालिसिस के अंदर ये बताया गया, जो हाल ही में काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई उसमें ये बोला गया कि जो ये इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन है ये कोई एक डॉल्फिन नहीं है, ये दोनों ही प्रजातियां अलग अलग हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी जगह पर माना यह जाता है कि ये डॉल्फिन जो है यहाँ पर देखने को जो मिलती हैं वो एक ही डॉल्फिन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं, उनके द्वारा बताया गया ये दोनों अलग अलग प्रजातियाँ हैं। आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर भी आया था आर्टिकल, इसके अंदर बताया गया जो इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन है ये दो अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन है इनको दो सब स्पीशीज़, दो प्रजाति के अंदर काटा गया है। अगर हम लोग बात करें, देखो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक नेम आता है जिसका नाम है
पैलेटिनिस्टा गैंगेटिका, बेसिकली ये भी एक डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। तो इसी की प्रजाति बोली जाती हैं, इसी की दो छोटी छोटी प्रजातियां हैं ये, जो कि इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। ओके, तो पहले इसको हम लोग एक मानते थे, तो एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। नाउ अगर हम बात करें तो दोनों का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, मतलब कि दोनों का मतलब आज के टाइम पर क्या सिचुएशन है। तो ये जो इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशी है। अब यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशी कैसे बोल दिया गया, ये डिस्कस करता है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कौन सी एनिमल की है, यानी कौन सा जानवर है जिसको हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में घोषित करना है या फिर वल्नरेबल स्पीशी में घोषित करना है। एंडेंजर्ड स्पीशी का मतलब यह है कि जो डॉल्फिन है ये काफ़ी खतरे में, काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। नाउ अब उठता है क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बात करता है कि जो इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये दो सब स्पीशीज़ हैं जो कि आती हैं पैलेटिनिस्टा गैंगेटिका के अंदर। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ये हमने अभी देखा था। सेकंड स्टेटमेंट में बात करी गई है जो ये इंडस गंगा रिवर डॉल्फिन है, इनको क्लासीफाई किया जाता है एज अ वल्नरेबल स्पीशी। अभी हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम दिया गया है IUCN के द्वारा, नॉट दी वल्नरेबल स्पीशी। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया है गलत, तो पहला आंसर हमारा सही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ना उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है इटालियन मैरीन केस के बारे में। तो ये केस स्टार्ट हुआ था फरवरी 2012 में, और फरवरी 2012 से अभी तक आप देख पाओगे ये केस सुलझ नहीं पाया। हो क्या रहा है अभी न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये केस तभी सॉल्व हो पाएगा जब इटली जो भी यहाँ पे इंडिया को 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देगा। यानी कि ये हुआ क्या था बेसिकली, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो विक्टिम है इंडिया के, उनको 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलेगा, तभी उसके बाद जो है ये केस हो जाएगा सॉल्व। तो देखो हुआ क्या था, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। 15 फरवरी 2012 की बात है। दो मछुआरे थे जो कि केरला के आप देख पाओगे तट पर देखने को मिलेंगे, और वहीं पर जो है क्या हुआ था, एक शिप जा रहा था, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, उस शिप का नाम है एनरिका लेक्सी, इटली का शिप था ये। और उसके अंदर दो बंदे थे जिनका मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, ये दोनों थे वो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये दोनों हैं, करण अर्जुन नहीं है ये। यहाँ पे आपको नाम देखना है, यहाँ पे दो नाम ये क्या है बेसिकली, एक का है सल्वातोर गिरोने और दूसरे का है मसिमिलियानो लटोरे। एक का गिरोने, दूसरे का लटोरे, याद रखना, ठीक है। ये दोनों नाम है, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ थे इस शिप के अंदर। क्या हुआ, इन दोनों ने हमारे भारत के जो दो मछुआरे थे उनको गोली मार दी। जब पूछा गया तो क्यों मारी है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें लगा ये समुद्री डकैत हैं, पायरेट्स हैं, उसकी वजह से ये गोली मार दी गई। तो भाई समझने में तो तुम्हारी गलती हुई थी, ठीक है, एक बार सही से देख लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये केस चलता रहा, तब से केरला पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। फिर ये केस NIA पहुँचा, फिर उसके बाद अब कहानी ऐसी बढ़ती चली गई, और फिर यहाँ पे फाइनली तो ये जो केस है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुँच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं PCA। और ये कहाँ पर है, ये आपको नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नीदरलैंड के अंदर हेग जो है जगह, वहाँ पर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो ऐसे ही केसेस की सुनवाई करता है। अब यहाँ पे जब केस गया तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से बोल दिया गया कि जो इंडिया है, अब यहाँ पर ये आपस में मिलकर, इंडिया और इटली मिलकर आपस में सुलझा सकते हैं चीज़ों को, आपस में बातचीत करके। तो वही बोला गया है कि भारत जो है यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि जिनको मारा गया है उनकी फैमिली के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन चाहिए। 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें चलती हुई नज़र आने वाली हैं। तो ये सिचुएशन था, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ उठता है एक क्वेश्चन रिगार्डिंग द PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही आप लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड है। बिल्कुल गलत, हमने अभी बात करा जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो नीदरलैंड हेग के अंदर लोकेटेड है, नॉट इन द न्यूयॉर्क। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द UN चार्टर 1945 टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ UN। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। नाउ द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर D, और आंसर है नीदर 1 नर 2। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया D। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो को समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो गई हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।